सभी को डॉक्टर गजानंद आर्य का नमस्ते। कक्षा 11वीं सीबीएसई परीक्षा हेतु निर्धारित हिंदी ऐच्छिक विषय अंतरा भाग 1 में से ज्योतिबा फुले सुधा अरोड़ा द्वारा के लिखित इस कथा साहित्य का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। इस कथा को समझने से पहले भारतीय समाज में निम्न वर्ग, दलित वर्ग और स्त्रियों का जो शोषण की परंपरा रही है, इस कहानी के माध्यम से लेखिका सुधा अरोड़ा ने अपनी आवाज को उठाया है। समाज में व्याप्त कुरीतियों पर, समाज में व्याप्त रूढ़िवादी परंपराओं पर उन्होंने इस कथा साहित्य के माध्यम से उसको दूर करने के लिए प्रयास किया है। ज्योतिबा फुले, यह अप्रत्याशित नहीं कि भारत के सामाजिक विकास और बदलाव के आंदोलन में जिन 5 समान सुधारकों के नाम लिए जाते हैं, उनमें महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम शुमार नहीं है। यह अप्रत्याशित, अप्रत्याशित का मतलब यह है, यह आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है, अर्थात जरूरी नहीं समझा गया। क्योंकि जो समाज सुधारक जैसे महात्मा गांधी इत्यादि उच्च वर्ग के लोगों का नाम लिखा जाता है, उसमें ज्योतिबा फुले का नाम शुमार का मतलब यह है, लिखा नहीं गया, शामिल नहीं किया गया। इस सूची को बनाने वाले उच्च वर्गीय समाज के प्रतिनिधि है। उच्च वर्णीय का मतलब होता है वर्ण व्यवस्था के विषय में वो बात कर रही हैं। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के नाम से रखा गया, 4 वर्ण। ब्राह्मण अपने आप को उच्च वर्ण का मानता है और समाज में उसका प्रतिनिधित्व भी ऊंचा ही रहा है और उनका वर्चस्व भी रहा है। तो लेखिका कहती हैं कि इसको बनाने वाले व्यक्ति भी वही उच्च वर्ग के लोग हैं। इसीलिए उन्होंने निम्न वर्ग के, नीची जाति के ज्योतिबा फुले का नाम अपने साथ में रखना उचित नहीं समझा। ज्योतिबा फुले ब्राह्मण वर्चस्व और सामाजिक मूल्यों को कायम रखने वाली शिक्षा और सुधार के समर्थक नहीं थे। अर्थात ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मणों का एकमात्र वर्चस्व इसको नहीं रखा। वो कहते थे, हर व्यक्ति का अधिकार है कि शिक्षा ग्रहण करे, हर व्यक्ति का अधिकार है वेदों को पढ़े और हर व्यक्ति को अधिकार है कि समाज में परिवर्तन लाए। शिक्षा के क्षेत्र में खास सुधार के लिए उन्होंने अपनी बात को रखा। उन्होंने पूंजीवादी और पुरोहितवादी मानसिकता पर हल्ला बोल दिया। 2 प्रकार की मानसिकता है, पूंजीवादी और पुरोहितवादी। पूंजीवादी कहते हैं संपन्न लोग, नवाबी परंपरा। दूसरे हैं पुरोहितवादी, पुरोहित का मतलब ब्राह्मण वर्ग। इन दोनों ने ही निम्न वर्ग के लोगों को खूब दबाया। पूंजीवाद ने आर्थिक दृष्टि से और पुरोहितवादी अर्थात ब्राह्मण वर्गों ने शिक्षा से उनको दूर रख करके दबाया और कहा कि जो भी पढ़ेंगे पुरोहित पढ़ेंगे, ब्राह्मण पढ़ेंगे, अन्य लोग नहीं। इस प्रकार के परंपराओं को महात्मा फुले ने, ज्योतिबा फुले ने खूब खुल करके खंडन किया। उनके द्वारा स्थापित सत्य शोधक समाज उनका क्रांतिकारी साहित्य का प्रमाण है। जब ब्राह्मणों ने कहा विद्या शूद्रों के घर चली गई, तो फुले ने इसका तत्काल उत्तर दिया, सच का सवेरा होते ही वेद डूब गए, विद्या शूद्रों के घर चली गई, भूदेव ब्राह्मण शर्मा गए।
जब उन्होंने सत्य शोधक समाज इस संस्था का उन्होंने स्थापना की और इसमें पूंजीवादी और पुरोहितवादी मानसिकता पर प्रहार किया, शिक्षा के प्रति निम्न वर्गों को जागृत किया, तो ब्राह्मणों ने कहा विद्या शूद्रों के घर चली गई। तब ज्योतिबा फुले ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा, जो शिक्षा अर्थात विद्या को ग्रहण करता है तो उसका दीप जल उठता है, उससे प्रकाशित होकर उसका जीवन उच्च हो जाता है, ब्रह्मवत हो जाता है। इसलिए कहा सच का सवेरा होते वेद डूब गए। जिस वेदों की उन्होंने गलत व्याख्या की थी वो भी सामने में घबरा गए और कहते हैं विद्या शूद्रों के घर चली गई। विद्या हर मनुष्य का अधिकार है कि वह विद्या को अध्ययन करे, और ब्राह्मण वर्ग अपना एकाधिकार को जो बनाए रखे थे और लोगों को दिग्भ्रमित करते थे, आज उन्हें शर्मिंदा होना पड़ा है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने वर्ण, जाति और वर्ग व्यवस्था में निहित शोषण प्रक्रिया को एक दूसरे का पूरक बताया और कहा राजसत्ता ब्राह्मण आधिपत्य के तहत धर्मवादी सत्ता आपस में साठ गांठ कर इस सामाजिक व्यवस्था और मशीनरी का उपयोग करती है। उनका कहना था कि शोषण व्यवस्था के खिलाफ दलितों के अलावा स्त्रियों को भी करना चाहिए। वर्ण, जाति और वर्ग। वर्ण का मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण हैं। जाति, उच्च जाति, निम्न जाति, ये जाति। वर्ग व्यवस्था, उसको भी भिन्न भिन्न करते हैं। तो ये जो शोषण की प्रक्रिया थी, इससे लोगों की मानसिकता को उन्होंने बना करके एक प्रकार के लोगों ने अपना ही आधिपत्य रख रखा था। उसमें खास तौर से महत्व था राजसत्ता और ब्राह्मण आधिपत्य। इन दोनों को महात्मा फुले ने, ज्योतिबा फुले ने जम करके प्रहार किया और वो मानते हैं कि धर्मवादी सत्ता और ब्राह्मण आधिपत्य और राजसत्ता तीनों की सांठगांठ थी, जिससे उन्होंने इस सामाजिक परंपरा को ऐसा बना करके रखा तो जो शिक्षा से वंचित होकर के निम्न जाति के लोग अपने आत्मशक्ति को नहीं समझ पा रहे थे, उसके खिलाफ महात्मा फुले अर्थात ज्योतिबा फुले ने बड़े सशक्त तरीके से सामाजिक व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया और खास तौर से स्त्रियों को भी आंदोलन करने के लिए आह्वान किया, क्योंकि बहुत सारे लोग वेद इत्यादि शब्दों को स्त्रियों को नहीं पढ़ना चाहिए ऐसा शब्द कहा था। और इसके अलावा ऐसी बात कही जाती थी कि स्त्री हमेशा दास बन करके रहे। महात्मा ज्योतिबा फुले ने मौलिक विचार, गुलामगिरी, शेतकर याचा आसुड़, किसानों का प्रतिशोध, ये मराठी का शब्द है, उसका हिंदी में अर्थ हुआ किसानों का प्रतिशोध, सार्वजनिक धर्म आदि पुस्तकों में संग्रहित है। ये उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तकें हैं। उनके विचार अपने समय के बहुत आगे थे। आदर्श घर के बारे में उनकी अवधारणा है, जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान, बेटा सत्यधर्मी हो, वह परिवार आदर्श परिवार है। उन्होंने सर्वधर्म भाव को एक रखा, अर्थात मनुष्यता को मनुष्य समझा। महात्मा फुले के आधार से बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू ये बचपन के सिखाए हुए धर्म हैं, लेकिन जब बच्चा जन्म होता है तो मनुष्य के रूप में जन्म होता है और जिस प्रकार का संस्कार दिया जाता है, जिस प्रकार की विचारधाराओं में उसे पाला जाता है, वो उसी विचारधारा को स्वीकार करता है। तो वो कहते हैं जिस परिवार में सभी धर्म के लोग मिलजुल करके रहते हों और एक दूसरे का सम्मान करते हैं, वही परिवार ही आदर्श है। आधुनिक शिक्षा के बारे में फुले कहते हैं यदि आधुनिक शिक्षा का लाभ सिर्फ उच्च वर्ग को ही मिलता है तो उसमें शूद्रों का क्या स्थान रहेगा। गरीबों से कर जमा करना
और उसे उच्च वर्गीय लोगों के बच्चों की शिक्षा पर खर्च करना, किसे चाहिए ऐसी शिक्षा? अर्थात जो भी यहाँ कार्य करता है, हर व्यक्ति सरकार को कर अर्थात टैक्स देता है, और उससे टैक्स को सिर्फ उच्च वर्ग के लोगों के लिए लगाना यह अनुचित है। शिक्षा सभी के लिए है और सबका बराबर विकास होना चाहिए। स्वाभाविक है, विकसित वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले, सर्वांगीण समाज सुधारना चाहने वाले तथाकथित संभ्रांत समीक्षकों ने महात्मा फुले को समाज सुधारकों की सूची में कोई स्थान नहीं दिया। यह ब्राह्मणी मानसिकता की असलियत का पर्दाफाश करता है। विकसित वर्ग ऐसे वर्ग जो शिक्षा की दृष्टि से और धन की दृष्टि से अपने आप को विकास कर चुके हैं। अब उन्होंने कभी ऐसा नहीं चाहा कि सभी का विकास हो, सभी को शिक्षा मिले, और इसकी समीक्षा करने वाले भी संभ्रांत संपन्न परिवार या उच्च वर्ग के लोग हैं। इसीलिए महात्मा फुले, जिसने इन सब की आलोचना की, उसको अपने विषय सूची में उसको स्थान नहीं देना चाहते, क्योंकि उन्होंने उन्हीं का ही विरोध किया था। इसीलिए वो शब्द लेखिका कहते हैं, यह ब्राह्मणी मानसिकता, यह ब्राह्मण मानसिकता असलियत का पर्दाफाश करता है, जो सच्चाई को बखान करता है। 1883 में ज्योतिबा फुले अपने बहुचर्चित ग्रंथ शेतकरियाच्या आसूड के उपोद्घात में लिखते हैं। उपोद्घात का मतलब शुरुआत में लिखते हैं। जैसे भूमिका होती है उसे उपोद्घात कहते हैं। विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र गए। इतने अनर्थ एक अविद्या के किए हैं। अर्थात एक विद्या को न प्राप्त करने से कितने हानियां होती हैं, अर्थात विद्यावान व्यक्ति क्या क्या प्राप्त कर सकता है, और विद्या नहीं प्राप्त करने वाला व्यक्ति, एक मूर्ख व्यक्ति, क्या क्या गंवा सकता है। तो वो कहते हैं विद्या के बिना मति गई, मतलब बौद्धिक विकास नहीं होता। मति का मतलब बुद्धि, और मति बिना, बौद्धिक विकास के बिना नीति, वह नीति नियम को समझ नहीं पाता, अपना जीवन की वास्तविकता को नहीं समझ पाता, उसके अपने अधिकारों को नहीं समझ पाता। नीति बिना गति गई, जब वो अपने अधिकार को नहीं समझेगा, अपने नीति नियम को नहीं समझ पाएगा, तो उसकी जिंदगी में तरक्की है ही नहीं। गति का मतलब तरक्की, गति बिना वित्त गया। अगर तुम तरक्की नहीं करोगे, उच्च शिक्षा को ग्रहण नहीं करोगे, उच्च पदवी को प्राप्त नहीं करोगे, तो तुम क्या कहलाओगे? शूद्र कहलाओगे, और तुम्हें धन की प्राप्ति नहीं होती। और तुम्हारे पास धन नहीं है तो तुम शूद्र हो। अगर तुम्हारे पास संपन्नता है तो तुम बराबर, उच्च वर्ग के बराबर भी बैठ सकते हो। तो ये इतने अनर्थ एक विद्या के किए। अर्थात अगर अविद्या, अगर अशिक्षा है आपके पास, शिक्षा ग्रहण नहीं किया, ज्ञान ग्रहण नहीं किया, तो आपको इतने हानि पर सकते। आपकी बौद्धिक विकास नहीं होगी, आप नियम कानून को नहीं जान पाएंगे, जीवन में तरक्की नहीं कर पाएंगे, संपन्नता नहीं आएगी, तब आप शूद्र रहेंगे और या दबे कुचले रहेंगे। अगर आपके पास विद्या है तो आप बौद्धिक दृष्टि से समृद्ध हैं। अगर आपके पास बौद्धिक दृष्टि से समृद्ध हैं तो नीति नियम कानून सब जानेंगे, और उसके बाद आपके जीवन में तरक्की का रास्ता खुल जाता है और संपन्नता आ जाती है। फिर आप समाज में एक समृद्ध व्यक्ति कहलाते हैं, विद्या की दृष्टि से, धन की दृष्टि से, बुद्धि की दृष्टि से। कुल मिलाकर के ज्योतिबा फुले ने विद्या को हमेशा ऊंचे स्थान पर रखा। महात्मा फुले, ज्योतिबा फुले ने कहा, स्त्री शिक्षा के दरवाजे पुरुषों ने इसलिए बंद रखे हैं कि मानवीय अधिकारों को समझ न पाए। जैसी स्वतंत्रता पुरुष लेता है, वैसी स्वतंत्रता स्त्री ले तो पुरुषों के लिए अलग नियम और स्त्रियों के लिए अलग नियम। यह पक्षपात है। पक्षपात का मतलब होता है एक पक्ष की बात रखना, दोनों पक्ष को बात को रखना पक्षपात रहित कहलाता है या निष्पक्ष कहलाता है। अर्थात स्त्री और पुरुष दोनों ही भगवान के बनाए हुए और दोनों ही एक समाज के एक दूसरे के परिपूरक हैं।
समाज में एक दूसरे के परिपूरक हैं, इसीलिए दोनों को बराबर अधिकार होना चाहिए। ज्योतिबा ने स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने वाले नई विवाह विधि की रचना की। विवाह विधि से पूरी विवाह विधि से उन्होंने ब्राह्मण का स्थान हटा दिया। उन्होंने नए मंगलाष्टक, विवाह के अवसर पर पढ़ने जाने वाले मंत्र को मंगलाष्टक कहते हैं, तैयार की। वे चाहते थे विवाह विधि में पुरुष प्रधान संस्कृति के समर्थक, स्त्री की गुलामगिरी सिद्ध करने वाले जितने मंत्र उनको सारे को निकाल दिए जाए। वो कहते थे क्योंकि जब मंगलाष्टक का उच्चारण किया जाता है, विवाह के मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, तो स्त्री को हमेशा दबाया जाता है, सारे अधिकार पुरुषों के पास रखा जाता है। स्त्री को हमेशा गुलामी वाली बात सिखाई जाती है कि वो हमेशा दास बनकर के सिर्फ पुरुष की सेवा करते रहे। लेकिन इस बात का खंडन करते हुए उन्होंने, ज्योतिबा फुले ने नए मंगलाष्टक का निर्माण किया और नए मंत्रों का निर्माण किया, और उसमें उन सारी बातों को हटा दिया जिसमें स्त्रियों को गुलामी की बात कही गई है, और उसको बराबर अधिकार के बारे में उन्होंने चर्चा की है। ऐसे स्थान पर ऐसे मंत्र जिन्हें वर वधु आसानी से समझ सके। ज्योतिबा ने जिन मंगलाष्टकों की रचना की उसमें वधु वर से कहती है, स्वतंत्रता का अनुभव हम स्त्रियों को है ही नहीं, इस बात का आज शपथ लो कि स्त्री को उसका अधिकार दोगे और उसे अपनी स्वतंत्रता का अनुभव करने दोगे। यह आकांक्षा सिर्फ वधु की ही नहीं, गुलामी से मुक्ति चाहने वाली हर स्त्री की थी। स्त्री के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए ज्योतिबा फुले ने हर संभव प्रयास किए। तो इस प्रकार विवाह संस्कार में जब पति और पत्नी एक दूसरे के प्रति वैदिक विधि से समर्पण भाव से साक्षी लेते हैं, तो उस समय वो शपथ दिलाते हैं और वो कहते हैं कि स्त्री का अधिकार, स्त्री की स्वतंत्रता पर तुम कोई बाधा नहीं डालोगे। स्त्री का स्वाभाविक कर्तव्य है परिवार का और हर व्यक्ति का सम्मान करे, लेकिन उसे कुचला नहीं जाना चाहिए। जितना सम्मान तुम दोगे उतना ही सम्मान हम भी देंगे, और जितना सम्मान हम देंगे उतना ही सम्मान आप दोगे। परस्पर एक दूसरे का सम्मान करें, ऐसी बात को ला करके ज्योतिबा फुले ने सबके सामने में रखा और समाज को एक नई क्रांति दी। 1888 में जब ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया, तो उन्होंने कहा, मुझे महात्मा कहकर मेरे संघर्ष को पूर्ण विराम मत दीजिए। जब व्यक्ति मठाधीश बन जाता है, मठाधीश का मतलब, मठ कहते हैं एक साधुओं के संतों का आश्रम। बहुत सारे साधु संत बहुत सारे संपत्ति इकट्ठा कर लेते हैं और उसके मालिक बन करके बैठ जाते हैं और उसके स्वामी कहलाते हैं और जिंदगी का ऐश करते हैं, उसे कहते हैं मठाधीश। वह संघर्ष नहीं कर सकता। इसलिए आप सब सामान्य जन ही रहने दें, मुझे अपने बीच से अलग ना करें। तो ज्योतिबा फुले कहते हैं, मुझे महात्मा ना कहें, कहीं मेरे अंदर अहंकार ना आ जाए। मुझे तो सेवा करने दो, समाज की सेवा। वो राष्ट्र सेवा, समाज सेवा को ही प्राथमिकता देते हैं। बड़ी बड़ी उपाधि लेकर के, बड़े बड़े माला पहनना, सम्मान को प्राप्त करना, ऊंचे अहंकार को लेकर के सीना चौड़ा करके चलना, इसको नहीं, अपितु कर्म को महत्व देते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले ने सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे जो कहते थे उसे अपने आचरण और व्यवहार में उतार कर दिखाते थे। इस दिशा में अग्रसर उनका पहला कदम था। उनकी पत्नी सावित्री बाई को शिक्षित करना। उनकी पत्नी जब विवाह के समय अशिक्षित थी, लेकिन विवाह के पश्चात उसको पढ़ाया, शिक्षित किया। ज्योतिबा ने उन्हें मराठी भाषा ही नहीं, अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना भी सिखाया। सावित्री बाई को बचपन से शिक्षा में रुचि थी। उनकी ग्राह्य शक्ति तेज थी। ग्राह्य शक्ति का मतलब, जब कोई अध्यापक पढ़ाता है और बच्चे उसे ग्रहण करते हैं, उसको सुनते हैं, समझते हैं, उसे जो शक्ति होती है उसे बोलते हैं ग्राह्य शक्ति। या कोई व्यक्ति किसी पुस्तक को पढ़ता है और समझता है और उसे बहुत जल्दी समझ जाता है, तो उसे ग्रहण शक्ति कहते हैं। इसे ग्राह्य शक्ति भी कहते हैं। बहुत तेज थी, अर्थात बुद्धिमती थी।
उनके बचपन की घटना एक बहुत प्रसिद्ध है। 6-7 साल की उम्र में हाट बाजार अकेले ही चली जाती थी। एक बार सावित्री शिखल गांव के हाट में गई। हाट का मतलब बाजार। वहां कुछ खरीद कर खाते पीते उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे कुछ मिशनरी स्त्रियां पुरुष गा रहे हैं। मिशनरी का मतलब होता है ईसाई धर्म के साधु, संत, फकीर, जो घूम घूम करके ईसाई धर्म को प्रचार करते हैं, उसे कहते हैं मिशनरी। तो स्त्री भी होते हैं और पुरुष भी होते हैं। एक लाट साहब ने उन्हें खाते हुए और रुक कर गाना गाते सुनकर देखा तो कहा, इस तरह रास्ते में खाते खाते घूमना अच्छी बात नहीं है। सुनते ही सावित्री ने हाथ का खाना फेंक दिया। लाट साहब ने कहा, बड़ी अच्छी लड़की हो तुम, यह पुस्तक ले जाओ। तुम्हें पढ़ना न आए तो भी इसे चित्र तुम्हें अच्छे लगेंगे। घर जाकर सावित्री ने वह पुस्तक अपने पिता को दिखाया। आग बबूला होकर के पिता ने उसे कूड़े में फेंक दिया। आग बबूला का मतलब क्रोध में आकर, गुस्से में आकर। ईसाइयों से ऐसी चीजें लेकर तो भ्रष्ट हो जाएगी, सारे कुल को भ्रष्ट कर देगी, तेरी शादी कर देनी चाहिए। तो धर्म के प्रति या ज्ञान के प्रति अशिक्षा के कारण उनके पिता ने भी उनको डांटा। जबकि सावित्री बाई में जब एक व्यक्ति ने उसे इस तरीके से कहा कि चलते फिरते नहीं खाना चाहिए, बैठ के शांति से खाना चाहिए, तुरंत खाना को फेंक दी, मतलब उसके अंदर ग्राह्य शक्ति थी। और साथ में उसे प्रसन्न होकर के एक जब पुस्तक दिया तो पुस्तक को वो उसने साथ ले आती है, पिताजी को दिखाती है। पिताजी समझ गए कि यह मिशनरियों का, ईसाइयों का है। तो धर्म के प्रति आस्था रखने वाले, अपने धर्म के प्रति आस्था रखने वाले पिता ने उसे डांट दिया और पुस्तक को फेंक दिया। सावित्री ने वो पुस्तक छुपा दी। 1840 में ज्योतिबा फुले से विवाह होने पर अपने सामान के साथ उस किताब को सहेज कर ससुराल ले आई और शिक्षित होने के बाद पुस्तक को पढ़ी। 14 जनवरी 1848 में पुणे के बुधवार पेट निवासी भिड़े के बारे में पहली कन्या स्थापना की बात है। पेट एक जगह का नाम है, भिड़े एक व्यक्ति विशेष का नाम है। उनके बाड़े अर्थात उनके जो खुले आंगन पे, खुली जगह पर कन्या पाठशाला की स्थापना हुई, जहां पर लड़कियां पढ़ सकती हैं। अर्थात ज्योतिबा फुले ने सबसे पहले कन्याओं को शिक्षित करने की कोशिश की। पूरे भारत में लड़कियों की शिक्षा की यह पहली पाठशाला थी। भारत में 3000 सालों के इतिहास में इस तरह का काम नहीं हुआ था। शूद्र और शूद्राति शूद्र लड़कियों के लिए एक के बाद एक पाठशालाएं खोलने में ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई को लगातार व्यवधानों, अड़चनों, विलांछनों और बहिष्कार का सामना करना पड़ा। उन कन्याओं के लिए शिक्षा थी जो शूद्र निम्न वर्ण के थे और शूद्राति शूद्र बहुत ही नीची जाति के। उनको ज्योतिबा फुले और उनकी धर्मपत्नी सावित्री बाई फुले ने शिक्षा देना प्रारंभ किया, कन्या पाठशाला खोल करके। लेकिन तत्काल शिक्षा के प्रति स्त्रियों को वंचित रखना कोई परंपरा थी, तो समाज के लोगों ने बहुत सारे व्यवधान, रुकावट पैदा किए, अड़चनें डाली, लांछन लगाए और बहिष्कार भी किया। ज्योतिबा के धर्म भीरू पिता ने पुरोहितों और रिश्तेदारों के दबाव में अपने बेटे और बहू को घर छोड़ने को मजबूर किया। धर्म भीरू जो धर्म से डरते थे। सावित्री जब पढ़ाने के लिए घर से पाठशाला तक जाती तो रास्ते में खड़े लोग उसे गालियां देते, थूकते, पत्थर मारते और गोबर उछालते। तो उच्च वर्ग के लोग उन्हें किस तरह परेशान करते थे आप यहां देख सकते थे कि गालियां देते, यहां तक से गोबर भी उछाल देते थे। दोनों पति पत्नी सारी बाधाओं से जूझते हुए अपने काम में डटे रहे। 1840 से 1890 तक 50 वर्षों तक ज्योतिबा और सावित्री बाई ने एक प्राण होकर अपने मिशन को पूरा किया। कहते हैं एक और एक मिलकर के 11 होते हैं, ये मुहावरा है।
अर्थात एक एक मिलकर के काम करते जाएं तो सब साथ जुड़ते जाते हैं। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने हर मुकाम पर कंधे से कंधे मिलाकर काम किया। यह भी मुहावरा, कंधे से कंधे मिलाकर काम करना अर्थात एक साथ मिलजुल करके काम करना। मिशनरी महिलाओं की तरह किसानों और अछूतों की झुग्गी झोपड़ियों में जाकर लड़कियों को पाठशाला भेजने का आग्रह करना, या बाल हत्या प्रतिबंधक गृह में अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए दरवाजे खोल देना, उनके नवजात बच्चों की देखभाल करना, या महार, चमार और मांग जाति के लोगों की एक घूंट पानी पीकर प्यास बुझाने की तकलीफ देकर अपने घर के पानी का हौद भी सभी जातियों के लिए खोल देना। हर काम पति पत्नी ने डंके की चोट पर किया और कुरीतियां, अंधश्रद्धा, पारंपरिक अनीतिपूर्ण रूढ़ियों को ध्वस्त कर दलित शोषितों के हक में खड़े हुए। तो अनाथालय में, बाल हत्या प्रतिबंधक गृह में जाकर के विधवाओं के लिए वहां पर जाकर के उनका देखभाल करना और उनके नवजात बच्चों को अच्छी तरह देखभाल करना। महार, चमार और मांग ये तीनों निम्न जाति के लोग हैं। इन लोग दूसरों के घर से पानी के लिए तरसते थे, उनको लोग पानी पीने नहीं देते थे। अगर कुएं से पानी भर ले तो उसे अशुद्ध, अपवित्र मानते थे। तो उनके दुख पीड़ा को देख करके उन्होंने क्या किया, अपने घर का पानी को सबके लिए खोल दिया। और दलितों और शोषितों, दलित का मतलब निम्न जातीय, शोषित का मतलब समाज में जो लोग शोषित हो रहे हैं, जिनको परेशान किया जाता है, जिनको कुचला जाता है, उनके हक में खड़े रहे, उनके साथ दिया। आज के प्रतिस्पर्धात्मक समय में, प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है होड़म होड़, आगे बढ़ने की परंपरा के समय में प्रबुद्ध वर्ग के प्रतिष्ठित जाने माने दंपति अपने साथ रहने के कई वर्षों के बाद अलग होते ही एक दूसरे को संपूर्णतः नष्ट भ्रष्ट करने और एक दूसरे की जड़ें खोदने पर आमदा हो जाते हैं। आज के भागम भाग की दुनिया में पति और पत्नी दोनों काम कर रहे हैं और प्रबुद्ध वर्ग, जो लोग संपन्न कहलाते हैं, उनके वो पति पत्नी एक दूसरे के लिए लड़ पड़ते हैं अहंकार वशात और एक दूसरे की कमियां निकालते हैं। जड़ें खोदने का मतलब एक दूसरे की कमियां निकालते हैं और धीरे धीरे वो मजबूत हो जाते हैं। किस लिए? जड़ें खोदने में, और एक दूसरे के लिए कमियां निकालते रहते हैं और धीरे धीरे उनका परिवार नष्ट हो जाता है। महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले एक दूसरे के प्रति और एक लक्ष्य के प्रति समर्पित जीवन का एक आदर्श दाम्पत्य का मिसाल बनकर चमकता है। कहां एक और समृद्ध वर्ग, संपन्न वर्ग आपस में अहंकार के लिए, संपन्नता के लिए, पैसे के लिए, जमीन जायदाद के लिए लड़ते हैं, वहां महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले एक दूसरे के प्रति समर्पित है। उनका जीवन सुखद है। लेखिका कहती हैं ऐसे परिवार को आदर्श दाम्पत्य कहते हैं, आदर्श परिवार कहते हैं, जहां पर ये लोग एक दूसरे के सुख दुखों को समझ सके और फिर एक दूसरे को सुख दुख को समझ सक करके एक दूसरे की सहायता के लिए तत्पर रहें। लेकिन आज के भागम भाग की दुनिया में ऐसा नहीं हो पा रहा है। लेखिका को इस बात की बड़ी वेदना है और साथ में ज्योतिबा फुले और उनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले को भी इस बड़ी वेदना है। इसीलिए उन्होंने स्त्री शिक्षा पर और निम्न जाति के लोगों को, जो अशिक्षित हैं, उनको शिक्षा पर बड़ा जोर दिया। खास तौर से उनकी कन्याओं को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा दी गई ताकि समाज में वो मजबूत होकर के खड़े हो सके और अच्छी नौकरी कर सकें, अपनी बौद्धिक विचारधाराओं के माध्यम से समाज में ऊंचा स्थान को प्राप्त करें। तो आपको कहानी अगर ये पसंद आई तो लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब बटन दबा करके हिंदी साहित्य के प्रति अपनी अभिरुचि व्यक्त करें। कुछ मित्रों को भेजें, हिंदी साहित्य के प्रेमियों को भेजें, ताकि वह इस पाठ का अध्ययन कर सकें। और कमेंट बटन में जाकर के आपको कैसा लगा वो अवश्य लिखें।
ताकि इस पर सुधार किया जा सके। अगर इस पाठ के कठिन शब्द आपको समझ में ना आया तो आप यहां से शब्दार्थ देख सकते हैं, जैसे शुमार गिनती करना, पर्दाफाश भंडाफोड़, गुलामगिरी, आमादा होना किसी कार्य करने के लिए दृढ़ होना, मिसाल आदर्श। और पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर पर चिंतन करने के लिए और अच्छी तरह समझने के लिए हमारा वीडियो नंबर 3 देखें, जो इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर पर चर्चा की गई है। तो फिर डॉक्टर गजानंद आर्य का सबको नमस्ते। मां सरस्वती की कृपा और आशीर्वाद बना रहे। कमेंट बटन में लिखिए कि आपको कैसा लगा और सब्सक्राइब करके अपने मित्रों को भेजें और सभी आपस में एक दूसरे को जोड़ते जाएं, ताकि हम सब मिलकर के हिंदी साहित्य का एक बहुत बड़ा प्रेमी भंडार बने। इसके साथ सबको नमस्ते।